हिंदी का वैश्विक फलक। हिंदी आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है। आज हिंदी विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अब तक भारत और भारत के बाहर तमाम तरह के विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पिछले 7 सम्मेलन जो नागपुर 1975 में, मॉरिशस में 1976 में, नई दिल्ली में 1983 में और मॉरिशस में फिर 1993 में और त्रिनिडाद एवं टोबैगो में 1996 में, लंदन में 1999 में, फिर सूरीनाम में 2003 में हुए थे और तमाम इस तरह के विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय देशों की कंपनियों ने अपने देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि के शासकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वहाँ हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़े और हिंदी जानने वाले एशियाई देशों में वे अपना व्यापार उनकी भाषा में सुगमता से कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की प्रगति यदि इसी प्रकार होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा का रूप हासिल कर लेगी। वर्तमान में मातृभाषियों की संख्या के दृष्टिकोण से विश्व की भाषाओं में मंदारिन यानी चीनी भाषा के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। चीनी भाषा के बोलने वालों की संख्या हिंदी भाषा के बोलने वालों से अधिक है, परंतु मंदारिन भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की तुलना में सीमित है और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा अधिक है। किंतु हिंदी के मातृभाषियों की संख्या अंग्रेजी भाषियों से अधिक है। अंग्रेजी के मूल क्षेत्र माने जाने वाले देशों की वर्तमान जनसंख्या देखें तो अमेरिका की जनसंख्या 31 करोड़, ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या 6.50 करोड़, कनाडा की जनसंख्या 3.6 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.25 करोड़, आयरलैंड की जनसंख्या 65 लाख और न्यूजीलैंड की जनसंख्या 50 लाख। इनकी कुल जनसंख्या वर्तमान में 42.25 करोड़ के आसपास है, जबकि इसी वर्ष भारत की जनसंख्या 131 करोड़ से अधिक है। भारत के लगभग 70% लोग राजकाज, जनसंचार, शिक्षा, व्यापार या घर के बाहर संपर्क के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। इस आधार पर हिंदी का व्यवहार करने वालों की संख्या 90 करोड़ हो जाती है, जो विश्व भर में अंग्रेजी के गढ़ वाले देशों की कुल जनसंख्या के लगभग 2 गुना से भी अधिक हैं। यदि भारत में आधे लोगों को भी हिंदी व्यवहार करने वालों में गिना जाए तब भी अंग्रेजी की तुलना में हिंदी का ही पलड़ा भारी पड़ता है और हिंदी विश्व की दूसरी प्रमुख भाषा बन जाती है। किंतु अगर इसमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, पड़ोसी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, विश्व के अन्य देशों में बस हिंदी बोलने जानने वालों की संख्या भारतवंशियों में जोड़ दे तो हिंदी मंदारिन को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। आज वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी भाषा अपनी लिपि और ध्वन्यात्मकता यानी उच्चारण के लिए लिहाज से सबसे शुद्ध और विज्ञान सम्मत भाषा है। हमारे यहाँ एक अक्षर से एक ही ध्वनि निकलती है और एक बिंदु अनुस्वार का भी अपना महत्व है। दूसरी भाषाओं में यह वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राह्य भाषा अंग्रेजी को ही देखें, यहाँ एक ही ध्वनि के लिए कितनी तरह के अक्षर उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे ई की ध्वनि के लिए डबल ई, आई, ई ए, ई वाई, ई ओ इतने अक्षर हैं कि एक बच्चे के लिए उन्हें याद रखना मुश्किल है। इसी तरह के क के उच्चारण के लिए तो कभी सी तो कभी के, कभी सी एच का उच्चारण किसी शब्द में का होता है तो किसी में चा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। आश्चर्य की बात है कि ऐसे अनियमित और अव्यवस्थित मुश्किल अंग्रेजी हमारे बच्चे 4 साल में ही के उम्र में ही सीख जाते हैं। बल्कि अब तो विदेशों में भी हिंदुस्तानी बच्चों ने स्पेलिंग्स में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड कायम किए हैं, जबकि इंग्लैंड में स्कूली शिक्षिकाएं भी अंग्रेजी की सही स्पेलिंग नहीं लिख पाती। हमारे यही अंग्रेजी भाषा के धुरंधर बच्चे कॉलेज में पहुंचकर भी हिंदी में मात्राओं और हिज्जों की गलतियां करते हैं और उन्हें सही हिंदी नहीं आती, जबकि हिंदी सीखना दूसरी अन्य भाषाओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान है। ऐसे में हिंदी की अपेक्षा और उसके
भाषा न बन पाने के कारण का त्वरित और गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर समाप्त कर हिंदी को हिंदुस्तान के मस्तक पर लगाना चाहिए। वेब विज्ञापन, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा में नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में 35 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई में हम FM हिंदी रेडियो प्रसारण सेवा है। इसी प्रकार BBC जर्मन में डायचे बेले, जापान के NHK वर्ल्ड और चीन में चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा हमें देखने को मिलती है। 2 हिंदी अंतर्जाल पत्रिकाएं जो विश्व में प्रति माह 6000 से अधिक लोगों द्वारा 120 देशों में पढ़ी जाती है। अभिव्यक्ति व अनुभूति www.abhivyakti.hindi.org तथा www.अनुभूति-hindi.org के पते पर विश्वजाल यानी इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है। ब्रिटेन वासियों ने हिंदी के प्रति बहुत पहले से रुचि लेनी आरंभ कर दी थी। गिलक्राइस्ट, फोर्ब्स, स्प्लेटस, मोनियर, विलियम्स, केलाग, होरली, सोलबर्ग, ग्राहम बेली तथा गियर्सन जैसे विद्वानों ने हिंदी कोश, व्याकरण और भाषिक विवेचन के ग्रंथ लिखे हैं। लंदन, कैम्ब्रिज तथा यॉर्क विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन पाठन की व्यवस्था है। यहाँ से प्रवासिनी, अमरदीप तथा भारत भवन जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। BBC से हिंदी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। फिजी में रेडियो नौरंग एकमात्र ऐसा रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटों तक हिंदी कार्यक्रम पेश कर रहा है। फिजी सरकार सूचना मंत्रालय के माध्यम से नवज्योति नामक त्रैमासिक पत्रिका भी निकालती है। आइए देखते हैं विश्व में हिंदी के पठन पाठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व के मानचित्र में फ्रांस का एक विशेष स्थान है। फ्रांस के पेरिस शहर में सोरबोन विश्वविद्यालय में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अलावा PhD के लिए शोध की भी व्यवस्था है। पेरिस के प्राच्य भाषाओं एवं सभ्यताओं के राष्ट्रीय संस्थान में हिंदी में 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल में उच्च डिप्लोमा, 5 साल और 6 साल के उच्च अध्ययन के शिक्षण की भी व्यवस्था है। जापान के टोक्यो और ओसाका विश्वविद्यालयों में हिंदी का 6 वर्षीय कोर्स है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। सन 1992 के करीब जापान का एक हिंदी स्कॉलर काफ़ी समय तक भारत में रहने के उपरांत शिकागो गया और वहाँ पर हिंदी का एक बृहद पुस्तकालय देखकर उस जापानी विद्वान ने भारत में अपने एक मित्र प्रोफेसर को पत्र लिखा था कि यहाँ के हिंदी पुस्तकालय को देखकर दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ऐसा है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदी का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर और अटावा शहर में बने मुकुल हिंदी हाई स्कूल में 1971 में सभी कक्षाओं और टोरंटो शहर के कुछ स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 130 विश्वविद्यालयों में उच्च, इंटरमीडिएट एवं प्रारंभिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एन विश्वविद्यालय में 1815 से ही हिंदी की व्यवस्था है। 1875 में कैलांग ने हिंदी भाषा का व्याकरण तैयार किया था। अमेरिका से हिंदी जगत प्रकाशित होती है। कैलिफोर्निया, कोलंबिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, टेक्सास, वाशिंगटन और शिकागो आदि विश्वविद्यालयों में हिंदी का भाषा केंद्रित अध्ययन होता है। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए हिंदी का पठन पाठन किया जाता है तथा कुछ अन्य शहरों में भी प्राथमिक स्तर के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। स्वीडन के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में हिंदी का आधारभूत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। उपसला विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ डरबन शहर में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए हिंदी पठन की व्यवस्था है। 50 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ाई जाती है। चीन के बीजिंग विश्वविद्यालय में पूर्वी भाषाएं और साहित्य विभाग में स्नातक डिग्री के लिए हिंदी पढ़ाई होती है। ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में BA MA के स्तर पर भाषा विज्ञान
विषय के रूप में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है। जर्मन के हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन स्थित फ्री विश्वविद्यालय, बर्लिन स्थित लीपजिंग विश्वविद्यालय, मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय, बान विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में नियमित रूप से हिंदी पढ़ाई जाती है। यहाँ के अन्य विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। अब रूस की बात करें तो रूस में मॉस्को स्थित प्राच्य अध्ययन संस्थान और पेतेरबर्ग स्थित प्राच्य भाषा संस्थान में 1920 से हिंदी पढ़ाई जा रही है। व्लादिवोस्तोक स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में लाउसाने और ज्यूरिख के विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इटली की बात करें तो इटली के नेपल्स और वेनिस विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी एवं फार ईस्ट विभागों में हिंदी उच्च स्तरीय पठन की व्यवस्था है। मिलान इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट मिलान विश्वविद्यालय और ट्यूरिन विश्वविद्यालय के आधुनिक आर्य परिवार की भाषाओं का विभाग में हिंदी की शिक्षा दी जाती है। हालैंड की बात करें तो हालैंड के लायड विश्वविद्यालय में हिंदी का 4 वर्षीय शिक्षण पाठ्यक्रम है। इसके अलावा निजी संगठन भी हिंदी सिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन होता है। लात्रोवे, मोनाश तथा क्वींसलैंड के विद्यापीठों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अन्य देशों जैसे डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, क्यूबा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया गणराज्य, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, रियूनियन, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर, केन्या, कुवैत, इराक, ईरान, तंजानिया, जाम्बिया, बहरीन, बोत्सवाना और इंडोनेशिया के स्कूलों में हिंदी का अध्यापन होता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची, लाहौर विश्वविद्यालय तथा इस्लामाबाद की स्कूल ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। श्रीलंका में डिग्री कोर्स तक हिंदी पढ़ाई जाती है। हमारे पड़ोसी नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की हिंदी सुविधा है। बांग्लादेश में हिंदी का 4 वर्षीय कोर्स है। भूटान के 8 स्कूलों तथा बर्मा के मंदिरों, धर्मशालाओं व गैर सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो यह हमारे पड़ोसी देशों में हिंदी की स्थिति। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ हिंदी में पत्र पत्रिकाएं भी निकलती है, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिडाद और टोबैगो। मॉरिशस के लगभग 350 गैर सरकारी स्कूलों में सांध्यकालीन पढ़ाई होती है। माध्यमिक पढ़ाई के करीब 30 सरकारी और 100 गैर सरकारी विद्यालयों में 25,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ते हैं। यह आंकड़ा बढ़ गया है। महात्मा गांधी संस्थान में डिप्लोमा कोर्स, अध्यापकों के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्स, 3 वर्ष का हिंदी बीए ऑनर्स कोर्स, फिजी में 1ली व 2री कक्षा में हिंदी शिक्षा का माध्यम है। 3री कक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। सूरीनाम में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। सन 1977 से हिंदी परिषद द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में तकरीबन 1000 से ज़्यादा छात्र हिंदी की परीक्षाएं देते हैं। भारतीय संस्कृत के केंद्र में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। त्रिनिडाद एवं टोबैगो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ और नीहस्ट में 2 प्रोफेसर हिंदी पढ़ाते हैं। वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ की स्थापना की गई है। यहाँ के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन होता है तथा हिंदी के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। गुयाना में हिंदी प्रचार सभा द्वारा यहाँ के मंदिरों में लगभग सभी पाठशालाएं हिंदी की प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था करती है। कुछ माध्यमिक स्कूलों में 6 से 8 तक हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट के स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ने जॉर्ज टाउन में हिंदी पढ़ाने के लिए एक
अध्यापक नियुक्त किया है। 1907 में भारत से मॉरिशस गए डॉक्टर मणिलाल 2 वर्ष बाद 15 मार्च 1909 में हिंदुस्तान नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की। शुरू में यह पत्रिका अंग्रेजी और गुजराती में निकलती थी, परंतु बाद में गुजराती की जगह हिंदी हो गई। 1910 में डॉक्टर मणिलाल ने वहां आर्य समाज की स्थापना की और अपना प्रेस आर्य समाज को सौंप दिया। बाद में आर्य समाज ने आर्य नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और एक स्कूल खोला और वहां हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। सन 1912 में ओरिएंटल गजट के नाम से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक मासिक पत्रिका निकालना शुरू हुआ। 1912 में महाराष्ट्र से आए तथा हिंदी के अच्छे लेखक आत्माराम ने हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। 1913 ईस्वी में डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज व उनकी पत्नी मॉरिशस आए और आर्य परोपकारिणी सभा पंजीकृत कराई। इन्होंने आर्य समाज के साथ हिंदी की भी खूब सेवा की। आर्य समाज के प्रचारक स्वामी स्वतंत्रतानंद 1914 में मॉरिशस आए और कई जगह प्रवचन किए, कई जगह पाठशालाएं खुली, जिससे हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। 1918 ईस्वी में धनपत लाल आर्य वैदिक विद्यालय की स्थापना किए और इसके लिए सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया। इस तरह 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक जगह जगह पर स्थापित हिंदी स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई और 1920 तक हिंदी विद्यालयों की संख्या 75 तक जा पहुंची। 1925 में राजकुमार गजाधर ने मॉरिशस मित्र नाम से अखबार निकाला और इसी वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई। 1926 में हिंदी प्रचारणी सभा ने तिलक विद्यालय की स्थापना की। 1935 में हिंदी प्रचारणी सभा पंजीकृत भी हो गई। 1936 में यहाँ पर यानी मॉरिशस में इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संस्था ने इंडियन कल्चरल रिव्यू नाम से एक अखबार का प्रकाशन किया। इस अखबार के संपादक का कार्यभार संभाला डॉक्टर हजारी सिंह तथा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम। इन्होंने हिंदी के लिए मॉरिशस में अद्वितीय काम किया। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद मॉरिशस में हिंदी के प्रति लोगों में और उत्साह बढ़ा। डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम के कहने पर मॉरिशस में हिंदी तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए भारत सरकार ने भारत से राम प्रकाश जी को मॉरिशस भेजा। राम प्रकाश जी ने हिंदी के विकास के लिए हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा उच्च स्तर की पठन योग्य पुस्तकें भी तैयार करवाई। 1954 में विद्यालयों में अंशकालिक की जगह पूर्णकालिक हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति हुई। 1961 में यहाँ हिंदी लेखक संघ की स्थापना हुई। संघ ने अनेक किताबें प्रकाशित करवाई। 1963 में हिंदी परिषद की नींव पड़ी। परिषद ने संघ को प्रोत्साहन किया। परिषद ने अनुराग पत्रिका त्रैमासिक का संपादन शुरू किया। 1960-70 के बीच में हिंदी में सृजन कार्य संतोषजनक रहा। 1965 में टेलीविज़न पर हिंदी प्रोग्राम का प्रसारण भी शुरू हो गया। 1970 में 3 जून को हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मॉरिशस में भारत मॉरिशस मित्रता के रूप में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का शिलान्यास की। इस संस्थान के संचालन मंडल के प्रधान डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम थे। इस संस्थान की स्थापना के बाद सरकारी कॉलेजों में हिंदी व उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई। इस संस्थान ने भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में प्रशंसनीय कार्य किया। 1920 में इंडियन मॉरिशस टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था।
इस अखबार में एक लेख छपा, 2 बंगाली चिड़ियों का वार्तालाप। कुछ आलोचक इसी लेख को वहाँ की हिंदी कहानी की शुरुआत बताते हैं। 15 दिसंबर 1935 को वहाँ सनातन धर्म के अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ और इस अखबार में इंदो शीर्षक से कहानी छपी थी। बाद में इसी पत्र ने अविनाश नागिन और वह चला गया आदि शीर्षक से कहानियाँ प्रकाशित की। 1976 में हिंदी विश्व सम्मेलन मॉरिशस में ही आयोजित किया गया। भारतीय भाषा व संस्कृति के रूप में मॉरिशस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और उससे हमारे देश के संबंध बहुत ही दोस्ताना है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। अगर हिंदी के विकास में कोई बाधा है तो स्वयं हम भारतीय हैं जो अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ पाते। हम स्वयं हिंदी की उपेक्षा करते हैं। हमारे घर में हमारी ही माँ उपेक्षित है और दूसरे की माँ अंग्रेजी को हम माँ माँ कहकर चिल्लाते हैं जो हमें मौसी से जैसी भी भाव नहीं देती। किसी विद्वान ने कहा था, अगर किसी को गुलाम बनाना है तो पहले उसकी भाषा व संस्कृति को नष्ट कर दो, वह खुद गुलाम हो जाएगा। वही अंग्रेज़ों ने किया, हमारी भाषा व संस्कृति को विकृत कर दिया। वह जाते जाते अपना कर चुके थे, अंग्रेजी अपना पैर पसार चुकी थी और आज अंग्रेजी की क्या स्थिति है सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारतीयों का हिंदी के विकास में योगदान है। हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाने में खुद को हीन महसूस करते हैं। इसमें भारत सरकार की कमजोरी है। हर सरकारी कार्यालयों में ज़्यादातर कार्य अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। जहाँ भी नौकरी के लिए जाइए, पहला सवाल यही होता है, अंग्रेजी आती है कि नहीं? अगर नहीं तो समझो नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए हिंदी वालों के मन में हीन भावना घर कर गई है। आज हर गरीब अमीर आदमी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना चाहता है। यही कारण है कि आज़ादी के 73-74 सालों बाद भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इस मामले में हमें चीन से सबक लेने की ज़रूरत है और जो अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति कटिबद्ध है। अंग्रेज़ों ने जैसे अंग्रेज़ों की अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाई, उसी तरह हम अगर हिंदी का प्रयोग खुलकर जगह जगह करें, पढ़ें पढ़ाएं, किसी के प्रति समर्पण प्रेरणा लें और दें, तो फिर वह दूर नहीं जब दुनिया हिंदी के पीछे भागेगी और हिंदी एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। ज़रूरत है तो अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति दृढ़ निश्चयी होना, प्रेम होना, हिंदी को लेकर निराश नहीं होना, उत्साही होना होगा, तभी जाकर के हम हिंदी को स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद।